हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नंबर है हमारा 11 और उस 11वें चैप्टर में हम अधिमांग के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर की हमने एक वीडियो पहले बनाई थी जिसमें हमने न्यून मांग क्या होती है, न्यून मांग के क्या क्या परिणाम होते हैं और चित्र के द्वारा उसकी अच्छे से हमने व्याख्या पढ़ी थी। आज हम दूसरी मांग अधिमांग को पढ़ेंगे। तो अधिमांग यानी कि एक्सेस डिमांड होती क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात आती है। जैसे हमने न्यून मांग को पढ़ा कि पूर्ण रोजगार के लिए जो आवश्यक समग्र मांग होती है, जो एडी होती है, उससे अगर मांग कम है तो वो क्या है, न्यून मांग है। ठीक वैसे ही पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक जो समग्र मांग होती है, अगर मांग उससे अधिक है तो वो क्या कहलाएगी, हमारी वो अधिमांग कहलाएगी, एक्सेस डिमांड कहलाएगी। तो समग्र मांग अधिमांग की परिभाषा क्या होगी, वह स्थिति जिसमें समग्र मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र पूर्ति से अधिक हो और समग्र मांग से भी अधिक हो। आप सभी को पता है पूर्ण रोजगार की जो स्थिति होती है उस स्थिति के अंदर एडी बराबर होती है एएस के। लेकिन अगर पूर्ण रोजगार के लिए जो आवश्यक एडी है उससे अगर मांग अधिक है तो भी वो क्या है, अधिमांग की स्थिति है। और अगर वो पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक जो समग्र पूर्ति है उससे भी अधिक है तो भी क्या है, वो अधिमांग की स्थिति है। तो यहीं से हमारी अधिमांग की दो विशेषताएं बन जाती हैं, विशेषताएं बन जाती है। जैसे हमने न्यून मांग में पढ़ा था दो विशेषताएं कि पूर्ण रोजगार के लिए जो आवश्यक समग्र मांग है उससे मांग कम है और पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक जो समग्र पूर्ति है उससे भी मांग कम है, तो वो क्या है, न्यून मांग की स्थिति। ऐसे ही समग्र मांग की भी दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता कि समग्र मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक जो समग्र मांग है उससे क्या हो, अधिक हो, एडी क्या हो, उससे अधिक हो, जो पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र मांग है उससे अधिक हो। और दूसरी विशेषता कि समग्र मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक जो समग्र पूर्ति है, यहाँ पर पूर्ति है कि एडी किससे अधिक हो, समग्र पूर्ति से भी अधिक हो। कौन सी समग्र मांग और कौन सी समग्र पूर्ति, जो पूर्ण रोजगार पर होती है। इस चीज की अच्छी से व्याख्या हम चित्र के माध्यम से कर सकते हैं। हम यहाँ पर चित्र बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर हम अपनी तीनों चीजों को लेते हैं, आय को, उत्पाद को और रोजगार को। और जो हमारा यहाँ पर हम लेंगे एडी को और एएस को, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। अब आप सभी को पता है कि समग्र पूर्ति वक्र हमारा जब तक पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं होती तब तक हमारा क्या होगा, इस प्रकार का 45 डिग्री का कोण बनाएगा। ये हम अपनी पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। लेकिन जब पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाती है तो वहां पर उस बिंदु से हमारा एएस वक्र क्या हो जाता है, इस तरह से वर्टिकल हो जाता है। तो यहाँ तक तो जैसे जैसे हमारा मांग बढ़ेगी वैसे वैसे उत्पादन भी बढ़ेगा। अब मान लिया यहाँ पर है हम, तो इससे आगे मांग बढ़ती है तो फिर ये बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उत्पाद भी बढ़ा और ऊपर हमारी इनकम, हमारी कीमतें भी बढ़ती हैं। लेकिन जब पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है, मान लिया ये स्थिति है एम, तो इस स्थिति के बाद हम पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते, हम एएस को नहीं बढ़ा सकते, हम उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर जितने लोग थे उन सभी को काम मिल गया है। अब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में है तो अब हम और लोगों को काम पर नहीं लगा सकते। तो ये बिंदु क्या है, ये हमारा पूर्ण रोजगार का बिंदु है। अगर हमारी जो समग्र मांग वक्र जो है, अगर हमारा समग्र मांग वक्र इस बिंदु के अंदर से होकर गुजरता है, एडी वक्र इस बिंदु से होकर गुजरता है, तो ये क्या है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट बिंदु है, पूर्ण रोजगार का बिंदु है। यहाँ पर जब एडी और एएस बराबर है तो ये पूर्ण रोजगार के स्तर पर बराबर है। तो मैं इसे एफ लिख देती हूँ, एडीएफ, कि ये समग्र मांग कब है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट है, जब पूर्ण रोजगार है, इस बिंदु के ऊपर काट रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अधिमांग की, एक्सेस डिमांड की। तो एक्सेस डिमांड क्या होती है, एक्सेस डिमांड वो डिमांड होगी जो पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक जो समग्र मांग है उससे भी अधिक हो। यानी कि अगर हमारी एडी ये एडी, इसको मैं ई का नाम रखती हूँ, ई ये वाली है, तो समग्र जो पूर्ण रोजगार के लिए समग्र मांग थी वो तो इतनी थी हमारी, लेकिन ये उससे भी अधिक है। तो ये जो है ये किसकी स्थिति को दिखा रही है, ये एक्सेस डिमांड को दिखा रही है। किसकी दिखा रही है, ये अधिमांग को दिखा रही है। मैं इस बिंदु का नाम एफ रख देती हूँ, इस बिंदु का नाम हम ई रख देते हैं। तो जो ये ई एफ है, ई एफ के बराबर क्या है, अधिमांग है।
EF के बराबर एक्सेस डिमांड है, क्योंकि पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र मांग तो इतनी थी। तो जो पहला बिंदु है कि समग्र मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र मांग से अधिक है, तो पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र मांग ये थी, इस मांग से ये मांग अधिक है। तो ये इसकी पहली विशेषता हो गई कि अधिमांग के अंदर क्या होती है कि जो पूर्ण रोजगार के लिए हमें एडी चाहिए, जो समग्र मांग चाहिए, उससे समग्र मांग अधिक होती है। दूसरी विशेषता क्या है कि समग्र मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र पूर्ति से भी अधिक होती है। तो पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र पूर्ति वक्र ये हमारा, और उसके लिए यहाँ पर इसी बिंदु पर यही एएस चाहिए हमें, लेकिन हमारी क्या है, इस एएस से भी ये समग्र मांग अधिक है। कितनी अधिक है, इसके बराबर अधिक है, EF के बराबर अधिक है। तो हम इसे माप भी सकते हैं। अधिमांग को कैसे मापेंगे, अधिमांग बराबर कैसे होगी, अधिमांग जो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ADF है वो, और जो ये क्या है हमारी इससे अधिक है, तो ADE ये इससे अधिक है माइनस ADF, तो इसके बाद क्या निकलेगा EF, ये निकलेगा EF, ये निकलेगा। तो ये क्या है हमारी अधिमांग। हम इसे इस तरह से मान सकते हैं कि EM माइनस FM, तो क्या आएगा हमारा FM, ये क्या है हमारी अधिमांग की स्थिति। तो चित्र के माध्यम से कि जो पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र मांग है और पूर्ण रोजगार के लिए जो आवश्यक समग्र पूर्ति है, अगर हमारी समग्र मांग उससे अधिक है तो वो स्थिति क्या कहलाएगी हमारी, वो स्थिति कहलाएगी हमारी अधिमांग की स्थिति। अब दूसरी बात यहाँ पर ध्यान देने की क्या है, क्योंकि जितने लोग अर्थव्यवस्था के अंदर थे उन सभी को रोजगार मिल गया है। अब और व्यक्तियों को तो हम रोजगार पर लगा नहीं सकते, तो इस वजह से उत्पादन अब बढ़ेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस बिंदु के ऊपर हमारी कीमतें ये है, ये, और अब क्योंकि उत्पादन तो बढ़ेगा नहीं, तो अब केवल और केवल क्या बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी। तो क्योंकि पहले कीमत ये थी, अब कीमत ये होगी। तो जब अधिमांग की स्थिति होती है, तो अधिमांग की स्थिति पूर्ण रोजगार से आगे की स्थिति होती है, पूर्ण रोजगार से भी समग्र मांग बढ़ जाती है। तो उस स्थिति में क्योंकि उत्पादन नहीं बढ़ता, क्योंकि रोजगार सब लोगों को मिल चुका है, तो उस स्थिति के अंदर अब उत्पादन ना बढ़ने के कारण क्या बढ़ेगी, केवल कीमतें बढ़ेंगी। और जब कीमतें बढ़ती हैं तो उस स्थिति को हम सफीती की स्थिति बोलते हैं। तो इसीलिए जो अधिमांग की स्थिति होती है उसके अंदर सफीतिक अंतराल पाया जाता है। सफीतिक अंतराल यानी कि कीमतें बढ़ती हैं। इस स्थिति के अंदर कीमतें बढ़ेंगी, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये स्थिति पूर्ण रोजगार से आगे की स्थिति है। तो ये हमारा अधिमांग की विशेषताएं और उसकी चित्र के द्वारा से व्याख्या। अब इसके परिणाम क्या निकलते हैं जब अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति हो जाती है, तो क्या होगा। तो आप लोगों को कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। ये स्थिति हमारी ये वाली है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है, सब लोगों को रोजगार मिल चुका है, उत्पादन बढ़ नहीं रहा। तो पहला परिणाम क्या होगा कि एडी क्या है, बढ़ गई एएस से। तो पहला परिणाम तो यही निकल गया कि जो हमारी समग्र मांग थी वो अधिक हो गई एएस से और पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र पूर्ति से। दूसरा परिणाम क्या हो गया कि उत्पादन तो अब क्या है, उत्पादन अब स्थिर है, हम अब उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते, उत्पादन अब इतना ही रहेगा OM के बराबर, इससे अधिक उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो पहला क्या निकला परिणाम कि एडी अधिक हो गई है एएस से, समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक हो गई है और स्थिति पूर्ण रोजगार से भी आगे की बढ़ गई है, इसलिए उत्पादन तो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगा, हम उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते। फिर इसके बाद क्या परिणाम होगा, इसके बाद अगला परिणाम होगा कि अब क्या होगी, केवल कीमतें बढ़ेंगी। अगला परिणाम क्या होगा, कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि उत्पादन तो बढ़ नहीं रहा, हम उत्पादन को OM से आगे नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितने लोग थे सब लोगों को रोजगार मिल गया है। तो अब क्या होगा, सिर्फ कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी। तो कीमतें बढ़ने के कारण फिर क्या होता है, कीमतें बढ़ने के फलस्वरूप कीमतें जब तेजी से बढ़ती हैं तो अर्थव्यवस्था में सफीती की स्थिति आ सकती है, महंगाई की स्थिति। जब कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं तो उसके अंदर सफीती की स्थिति आ सकती है। तो ये स्थिति, इसे हम स्फीति का अंतराल बोलते हैं। तो ये हमारा परिणाम हुआ। इसके बाद हम जब अधिमांग को भी पढ़ चुके हैं और न्यून मांग को भी पढ़ चुके हैं, तो हम न्यून मांग और अधिमांग में अंतर आसानी से कर सकते हैं। न्यून मांग की परिभाषा क्या होगी, पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र मांग से अगर मांग कम है तो न्यून मांग है, अगर पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र मांग से अधिक है मांग तो वो अधिमांग है। हमने चित्र के द्वारा भी, विशेषताओं के द्वारा भी, तो हम इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं कि न्यून मांग में और अधिमांग में क्या होता है। इसके बाद इस चैप्टर में एक कंसेप्ट और आता है, वो है चक्रीय उतार चढ़ाव। चक्रीय उतार चढ़ाव, या इसका एक और नाम भी हम इसे कह सकते हैं, और वो नाम है इसका व्यापार चक्र। तो चक्रीय उतार चढ़ाव और व्यापार चक्र क्या,
हम सभी ने न्यून मांग के बारे में पढ़ा, अधिमांग के बारे में पढ़ा। न्यून मांग में मांग कम चली जाती है, अधिमांग में मांग अधिक हो जाती है। तो आदर्श स्थिति क्या है? बेस्ट जो स्थिति होगी वो कौन सी होगी? आदर्श स्थिति वही स्थिति होगी जो पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है और जहाँ पर पीडी और एएस बराबर होती है, यानी कि वो स्थिति जिसके अंदर समग्र मांग किसके बराबर हो? समग्र पूर्ति के ही बराबर हो। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में होता है? वास्तव में ये स्थिति नहीं होती। जब हम वास्तविकता से रूबरू होते हैं तो वास्तव में अर्थशास्त्र के अंदर हमेशा समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर नहीं हो सकती, हमेशा वो इससे ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। तो ये स्थिति क्या है? केवल एक सैद्धांतिक स्थिति है, केवल एक आदर्श कहने के तौर पर स्थिति है। वास्तव में समग्र मांग इससे अधिक भी होती है और नीचे भी होती है। जब समग्र मांग इससे ऊपर जाती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति से जब समग्र मांग ऊपर जाती है तो उस स्थिति को बोलते हैं हम तेजी की स्थिति। अर्थव्यवस्था में क्या आया हुआ है? तेजी आई हुई है, बूम की स्थिति है। और जब पूर्ण रोजगार के स्तर से कम होती है मांग तो उस स्थिति को हम कहते हैं मंदी की स्थिति, यानी कि अर्थव्यवस्था में मंदी आई हुई है। तो अर्थव्यवस्था में मंदी और तेजी की जो स्थिति आती रहती है उसी स्थिति को क्या कहते हैं हम? चक्रीय उतार चढ़ाव या व्यापार चक्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था में हमेशा कभी न्यून मांग और कभी अधिमांग की स्थिति चलती रहती है। तो इसे हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर किस तरह से होता है कि ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो जो पूर्ण रोजगार की स्थिति जो होती है उसे हम इस तरह से पूर्ण रोजगार का ये तो मान लेते हैं हम कि भाई ये अगर अर्थव्यवस्था इस लाइन के ऊपर है तो हम उसे क्या कहेंगे कि भाई पूर्ण रोजगार के स्तर पर है। लेकिन क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होती है, इससे अधिक भी होती है मांग और इससे कम भी चली जाती है। ये कम चली गई फिर धीरे धीरे इससे ऊपर भी आती है, इससे नीचे भी। तो अर्थव्यवस्था के अंदर ये जो मैंने लाइन बनाई है ये क्या है? ये मांग को दिखा रही है। ये किसे दिखा रही है? मांग को दिखा रही है। कभी मांग इस पूर्ण रोजगार के स्तर से अधिक होती है, कभी इससे कम भी होती है और बहुत नीचे तक जाकर फिर तेज भी होती है। तो ये स्थिति अर्थव्यवस्था में चलती रहती है। मंदी और तेजी की स्थिति अर्थव्यवस्था में चलती रहती है और उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यापार चक्र कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के लिए जो आवश्यक मांग है उससे मांग अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, तो ये स्थिति कहलाती है बूम की स्थिति या तेजी बोलते हैं हम इसे, या बूम की स्थिति। फिर जब क्या होता है कि जब मांग तो बढ़ती है, कीमतें बढ़ती हैं, उत्पादन तो बढ़ता है, फिर धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में क्या आती है? मंदी आती है। तो जब इस बूम की स्थिति से अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जाती है, जब मांग धीरे धीरे घटती है, उसमें कमी आती है, तो इसे कहते हैं हम मंदी की स्थिति। तो मंदी की स्थिति ये वाली स्थिति है जो धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ जो ये आ रही है, ये स्थिति है। और जब फिर मंदी बहुत अधिक अत्यधिक मंदी जो आ जाती है, इसे कहेंगे हम अत्यधिक मंदी की स्थिति। ये अत्यधिक मंदी की स्थिति है। अत्यधिक मंदी अर्थव्यवस्था में भी अत्यधिक मंदी की स्थिति भी आती है। जब अत्यधिक मंदी की स्थिति आती है उसके बाद जैसे कोरोना के टाइम के अंदर अब बहुत अधिक मंदी आ गई, लेकिन अब फिर से अर्थव्यवस्था उभरने लग गई है। तो ये जो स्थिति है अत्यधिक मंदी के बाद फिर जब अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है तो इसे कहते हैं हम पुनरुत्थान की स्थिति। पुनरुत्थान। तो जो व्यापार चक्र होते हैं उस व्यापार चक्र की ये स्टेजेस हैं, ये अवस्थाएं हैं। ये बूम की अवस्था है, तेजी की अवस्था है, ये मंदी की अवस्था है, फिर ये अत्यधिक मंदी और फिर दोबारा से रिकवरी होती है, पुनरुत्थान होता है। तो क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर ये सारी स्थितियां चलती रहती है, कभी बूम आता है, कभी रिसेशन आता है। ये बूम है हमारा, मंदी को रिसेशन बोलेंगे और फिर इस तरह से रिकवरी और ये होता रहता है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? व्यापार चक्र कहते हैं। ये हमारा पूर्ण रोजगार का स्तर है। अर्थव्यवस्था के अंदर जो पूर्ण रोजगार का स्तर है उससे मांग अधिक भी होती है और उससे मांग कम भी होती है। तो ये जो समग्र मांग के घटने और बढ़ने की स्थिति है, समग्र मांग में मंदी और तेजी की जो स्थिति आती है, उन्हें ही हम कुल मिलाकर क्या कहते हैं? व्यापार चक्र कहते हैं। और ये प्रत्येक अर्थव्यवस्था के अंदर आती रहती है, ये स्थितियां चलती रहती हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस पूरे चैप्टर 11 को कंप्लीट कर लिया है। हमने पढ़ लिया कि न्यून मांग क्या होती है, न्यून मांग के क्या परिणाम निकलते हैं। चित्र के माध्यम से हमने उसकी व्याख्या पढ़ी और इसके बाद हमने अधिमांग को पढ़ा। अधिमांग की किसे कहते हैं, अधिमांग के क्या परिणाम होते हैं, इसकी भी हमने चित्र के माध्यम से व्याख्या करी। और हमने देखा कि अधिमांग के अंदर क्या होता है? सफीतिक अंतराल पाया जाता है, जबकि न्यून मांग के अंदर अवसफीतिक अंतराल पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर मांग कम होती है। और हमने व्यापार चक्र के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आप सभी को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।